तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वैश्वीकरण यानी वुमनलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन ये एक रिसेंट फिनोमेना है दोस्तों, जो 1991 के बाद या 1990 के बाद 1990 के दशक में बहुत ही इसका बोलबाला रहा। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? ग्लोबलाइजेशन मतलब व्यक्ति, वस्तुएं एवं सेवाओं का डिटेरिटोरलाइजेशन, यानी कि जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? मैकलुहान। ये उससे रिलेटेड है कि जो पूरा विश्व है वो एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गया है। मतलब अगर दुनिया के किसी भी कोने में एक घटना घटती है तो उसका असर दुनिया के दूसरे कोने में हो जाता है। तो पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुका है। आप आज यहाँ कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव अमेरिका तक में होता है। तो पूरा विश्व एक दूसरे से एक इंटरनेट के माध्यम से या कैसे भी कहें जुड़ गया है। और एक जो फ्री मूवमेंट है, न केवल वस्तुओं का बल्कि व्यक्तियों का और सेवाओं का, ये ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ही संभव हो गया है। ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ये यूरोप और यूएसए का कॉन्सेप्ट है, या यूएसए द्वारा प्रोपोगेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से जो यूएसए ने अपनी हेजेमनी बनाई। चलिए इसको पढ़ते हैं आज और अच्छे से थोड़ा सा। तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व को केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं अपितु तो आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से भी एक स्थान बनाया जा रहा है। एक स्थान यानी एक स्पेस बनाया जा रहा है। पूरा विश्व न केवल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बल्कि आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से भी एक स्थान बनकर उभर कर सामने आया। इसकी 3 विशेषताएं हैं। संचार का बढ़ता हुआ महत्व एवं भावी संभावना। संचार का बढ़ता हुआ महत्व एवं भावी संभावना। दूसरा है व्यापार के क्षेत्र में अनेक विकास। और तीसरा है समस्याओं एवं मुद्दों का विश्वव्यापी रूप। राजनीतिक वैश्वीकरण के तहत राष्ट्र, राज्य एवं संप्रभुता का क्षरण हो रहा है। तो राष्ट्र, राज्य एवं संप्रभुता का क्षरण हो रहा है। अब जो बाउंड्रीज हैं वो एक प्रकार से सुभेद्य हो गई हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो नेशन स्टेट की बाउंड्रीज हैं या संप्रभुता है अब अभेद्य है, ऐसा नहीं है। भारत की संप्रभुता भी एक प्रकार से अब उसका क्षरण हो रहा है। अब भारत ऐसा नहीं है कि भारत जो इस तरह विश्व कर रहा है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर सकता है, नहीं। जो अमेरिका कहता है उसको भारत को कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। जो ग्लोबल ट्रेंड रहते हैं उस हिसाब से भारत को चलना पड़ता है। भारत को भी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, अगर उससे तालमेल बिठा के चलना है तो विश्व से इंटरकनेक्टेड होना पड़ेगा। आप अलग थलग नहीं रह सकते। आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं एवं आर्थिक क्रियाएं विश्व अर्थव्यवस्था का भाग बनती जा रही हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण सूचनाओं, उपभोग एवं मनोरंजन की सामग्री का संप्रेषण एवं राष्ट्रों, क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के मध्य अंतरों को मिटाने की शुरुआत कर रहा है। इसे मैकडोनल्ड संस्कृति का प्रसार कहा जा सकता है। मैकडोनल्ड संस्कृति का प्रसार कहा जा सकता है, या अमेरिकन संस्कृति का प्रसार कहा जा सकता है। कि पूरा विश्व ही एक चेन में, जिसे बर्गर की चेन अगर कह सकते हैं, ये बनता जा रहा है। कनाडा के प्रसिद्ध विद्वान थे मैकलुहान ने वैश्वीकरण के लिए एक सटीक शब्द का प्रयोग किया है, ग्लोबल विलेज। मैकलुहान का शब्द है ग्लोबल विलेज, अर्थात विचार, वस्तु, पूंजी, सेवा के मुक्त आवागमन के कारण भौगोलिक बाधाएं एवं सीमाएं अप्रासंगिक हो गई। मुख्यतः हम वस्तु, सेवा, विचार, वित्त, पूंजी एवं श्रम के मुक्त प्रवाह को ही हम वैश्वीकरण से जोड़ते हैं, क्योंकि विकसित देश श्रम के मुख्य प्रवाह के प्रति अनिच्छुक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती हैं जो लेबर हैं वो मुक्त रूप से एक देश से दूसरे देश में भ्रमण कर सकें। तो भारत, अमेरिका इससे क्या करता है, बहुत सारे वीजाज का रिस्ट्रिक्शन लगाता है, H1 वीजा, फलाना वीजा, टिकाना वीजा। यूके के जो इमिग्रेशन लॉज हैं बहुत ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं का तो फ्री फ्लो करना चाहते हैं, लेकिन नागरिकों का फ्री फ्लो नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी नागरिक आएंगे तो उनको पता है कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों के रोजगार छीनेंगे या एक प्रकार से प्रेशर बनाएंगे हमारी जो जनसंख्या है उस पर। फिर एंथनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का सघनीकरण है। तो ये इंटीग्रेशन है या इंटेंसिफिकेशन है इसका, विश्वव्यापी सामाजिक संबंध है उसका। फिर हार्वे ने वैश्वीकरण को समय स्थान संपीड़न यानी टाइम स्पेस कंप्रेशन के रूप में प्रकट किया है। संचार तकनीक एवं परिवहन के अत्याधुनिक साधन वैश्वीकरण की रीढ़ हैं। इन्होंने समय एवं स्थान की महत्ता को घटा दिया। फ्रीडमैन, तो इन्हें थॉमस एल फ्रीडमैन कहा जाता है, ने अपने इस संदर्भ में वर्ल्ड इज फ्लैट की अवधारणा दी है। वर्ल्ड इज फ्लैट, जब कोई ऊंच नीच या कोई खड्डे नहीं है, बट एक तरह से फ्लैट हो चुका है। फ्लैट इन द सेंस कि जो सभी देश आपस में जुड़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि
बहुत राष्ट्र राज्य की दीवारें हैं जिसे हम लांग कर जाना है, नहीं। वर्ड अब मतलब जो वर्ड इज फ्लैट मतलब कि अब हम विश्व में कहीं से कहीं भी मूव कर सकते हैं। हम वस्तुओं, सेवाओं एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर रोनाल्ड रॉबर्टसन की जो कॉन्सेप्ट है ये है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट देते हैं, तो ये ग्लोबल और लोकलाइजेशन को मिला के ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य है ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, यानी यूनिवर्सलाइजिंग एंड पर्टिकुलराइजिंग टेंडेंसी इन कंटेम्प्रेरी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो आप एक प्रकार से ग्लोबल भी हो रहे हैं, आप वैश्विक स्तर पर भी अपने आप को बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आप अपना जो मूल है, ओरिजिन है, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये है ग्लोबलाइजेशन। तो हम न केवल हिप हॉप डांस पर नाचते हैं, बल्कि हमारे जो ओरिजिनल सॉन्ग हैं, हमारे जो भजन हैं, हम उनको ही पसंद करते हैं और वो पूरे विश्व में पसंद किए जा रहे हैं। तो यही है कि ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है भारत में आज लोग बर्गर, पिज्जा, ये सब की बात भी करते हैं, लेकिन भारत में जो दाल बाटी चोखा है उसका भी लोग प्रयोग करते हैं, उसको भी ट्रेंड बनता जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन दोनों चीजें एक प्रकार से संभव बनाई है। केनिची ओहेम ने बॉर्डरलेस वर्ड का कॉन्सेप्ट दिया। केनिची ओहेम ने बॉर्डरलेस वर्ड का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर जैन आर्ट स्कल्टे ने वैश्वीकरण की तुलना अंतरराष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, सार्वभौमिकरण एवं पश्चिमीकरण से की है, जहां भौगोलिक सीमा का महत्व घट जाया। स्कॉल्टे 2005 ने तर्क दिया है कि वैश्वीकरण लोगों के बीच सुपर टेरिटोरियलिटी, एक प्रकार से सुपर टेरिटोरियलिटी यानी जो टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होता है, राष्ट्र राज्य की सीमाओं का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हटाकर अब सुप्रा टेरिटोरियलिटी बन गई है, यानी पूरा विश्व ही एक काइंड ऑफ जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, या विश्व ही पूरा एक आपस में इंटीग्रेटेड हो चुका है, प्रकार के संबंधों विकास से जुड़ा हुआ है। सुपर टेरिटोरियलिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ट्रांस बॉर्डर और ट्रांस ग्लोबल संचार और अंतरक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक जीवन का विकास किया जा रहा है। यानी कि अब बॉर्डर से परे हम संचार एवं अंतरक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक जीवन का विकास कर रहे हैं। वस्तुतः वैश्वीकरण में शक्ति केंद्र तेजी से बदल रहा है। जो वैश्वीकरण है उसमें शक्ति केंद्र तेजी से बदल रहा है। एल्विन टॉफलर के अनुसार पावर शिफ्ट, उनकी पुस्तक है पावर शिफ्ट कोलन नॉलेज, वेल्थ एंड वायलेंस, 1990 में पुस्तक आती है। पहले विश्व राजनीति में शक्ति का केंद्र धन अथवा सैनिक शक्ति था। पहले विश्व राजनीति में शक्ति का केंद्र क्या था? धन या सैनिक शक्ति। 21वीं सदी में शक्ति का केंद्र है ज्ञान, तो जिसके पास नॉलेज होगा। आज अमेरिका सुपर पावर क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। विश्व के जितना भी टैलेंट है वो कहाँ जाके रुक जाता है? यूएसए में रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यूएसए में टैलेंट का सम्मान होता है। तो भारत में भी लोग आईआईटी करते हैं, यहाँ का पैसा बर्बाद करते हैं, यहाँ के संसाधनों को यूज करते हैं और जाके सेवाएं कहाँ देते हैं? यूएसए में देते हैं। तो विश्व क्यों? क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है, वहाँ उनका जो टैलेंट है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यही बात है। और वैसे एक नॉलेज हब के रूप में उभर कर आया है। और भारत भी, अगर भारत को 1947 तक विश्व गुरु बनना है तो एक प्रकार से नॉलेज हब भारत को बनना होगा। वर्तमान सरकार इसके प्रयास भी कर रही है कि भारत को कहीं ना कहीं नॉलेज हब बनाया जाए। अब संघर्ष का निर्णय अधिक ज्ञान या कम ज्ञान वाले देशों, समुदायों एवं राष्ट्रों के मध्य होगा। अधिक ज्ञान यानी यूएसए, कम ज्ञान फॉर एग्जाम्पल चाइना के पास भी ज्ञान हो रहा है, इंडिया, तो इनके पास होगा ये काइंड ऑफ एक प्रकार से संघर्ष। निर्णायक विजय का सेहरा अधिक ज्ञान वाले यानी जैसे यूएसए या चाइना जैसे जो देश हैं उनके ऊपर बधेगा, यानी विज्ञान, तकनीक एवं सोच संपन्न देशों या देशों के सिर पर बांधा जाएगा। डेविड हेल्ट ने अपनी फेमस बुक लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड डेमोक्रेसी 1992 में वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं बताई। पहला है सामाजिक संबंधों में खिंचाव। तो अगर पाकिस्तान में ईसाइयों को तंग किया जाता है तो उसका प्रभाव यूके में रहने वाले मुस्लिमों पर भी पड़ता है। तो सामाजिक संबंधों का खिंचाव हो गया है कि अब अगर आप भारत में क्या है, अगर भारत में आप मुसलमानों को एक प्रकार से थोड़ा तकलीफ देंगे या मुसलमानों के साथ अगर हित में कोई ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ, जैसे कि अभी बीजेपी के एक नेता ने मुसलमानों के खिलाफ या उनके पैगंबर के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो देखिए पूरे अरब देश ने बाइकआउट किया था। तो यही बात है कि अगर आप एक जगह किसी भी धर्म या जाति या संप्रदाय के बारे में कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव दूसरी जगह रहने वाले धर्म जाति संप्रदाय पर पड़ेगा। प्रभाव की तीव्रता, प्रवाह की तीव्रता यानी फ्लो की जो इंटेंसिटी है, पलक झपकते ही विचार, पूंजी, वस्तुएं राष्ट्रीय एवं भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाती हैं। संस्कृतियों के बीच संबंध, तो भारतीय योगा का प्रसार इसका एक उदाहरण है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच अब संबंध स्टैब्लिश हो रहे हैं। निरंतर अंतर्व्यक्ति यानी निरंतर वैश्विक संस्थाओं द्वारा राष्ट्र राज्य की नीतियों का निर्धारण व इंटरडिपेंडेंसी कोहेन नायिका है कि एक जो सतत है
या कांस्टेंट इंटरडिपेंडेंसी, एक कांस्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है विभिन्न देशों, राष्ट्रों और लोगों के मध्य। विश्व राजनीति का तेजी से विकास हो रहा है, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय से पारराष्ट्रीय, ट्रांसनेशनल या पोस्ट नेशनल एवं अधिराष्ट्रीय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्यों के मध्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंध, संधियां, समझौते, संयुक्त राष्ट्र तथा उसकी अनेकों संस्थाएं आती हैं। वस्तुतः ये अंतर्राष्ट्रीय शासन की संस्थाओं के मध्य संपर्क है। पारराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार मुख्यतः अशासकीय होती। फॉर एग्जाम्पल रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस आदि से संबंध राजनीति का है। यह किसी विशेष क्षेत्र, संस्कृति, इतिहास आदि से संबंध नहीं होती है। अधिराष्ट्रीय राजनीति तो विश्व संप्रेषण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल साइबर इकोनॉमी जैसी शक्तियां अधिराष्ट्रीय कहलाती हैं। यह राजनीति राष्ट्र राज्य में केंद्रित नहीं होती, जैसे 1994 में विरोगो राउंड ऑफ ट्रेड के अंतर्गत स्थापित विश्व व्यापार WTO गतिविधियां, तो ये किसी एक राष्ट्र राज्य पर केंद्रित नहीं होती हैं। इनका दायरा बहुत ही असीमित होता है। ये पूरे विश्व को कवर करने का प्रयास करती है। ये पूरे जो बहुत सारे राष्ट्र हैं उनके मध्य इंटरेक्शन की बात करते हैं। वैश्वीकरण ने परस्पर बहुआयामी संबद्धता उत्पन्न की है कि आपकी जो म्यूचुअल बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल इंटरेक्शन हो रहा है। वैश्वीकरण की लोकप्रिय छवि टॉप टू बॉटम की प्रक्रिया है कि जो लोकप्रिय छवि क्या है कि टॉप से नीचे बॉटम की ओर आती है। यह एक सकल वैश्वीकरण की प्रणाली है जो दुनिया के सभी हिस्सों में छाप छोड़ सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वैश्वीकरण एकरूपता, होमोजेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विविधता एक ऐसा दुनिया में नष्ट हो जाती है इसमें हम सभी एक ही टेलीविजन कार्यक्रम देखते हैं, एक ही सामान खरीदते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे खेल सितारों को समर्थन। होमोजेनाइजेशन हो रहा है इन द सेंस कि सभी जो लोग हैं एक ही प्रकार के खाना खा रहे हैं, एक प्रकार के खेल खेल रहे हैं, एक प्रकार की संस्कृति, तो डाइवर्सिटी नहीं है। बेसिकली डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। लोगों को हिप हॉप पसंद है, लोगों को अमेरिकन कल्चर पसंद आ रहा है, सभी लोग बर्गर खा रहे हैं, सभी लोग पिज्जा, सभी लोग कोका कोला खा रहे हैं। कोई डाइवर्सिटी नहीं है, कोई दाल बाटी चूरमा की बात नहीं कर रहा, कोई जो साउथ इंडियन फूड है उसकी बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार से समरूपता लोगों में आ रही है, जो कि एक कहीं ना कहीं खतरा तो है ही। उन सब पर भी वैश्वीकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीकरण एवं बहुसंस्कृति के साथ संबंध रखता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें केवल और केवल अमेरिकन संस्कृति पर बेस्ड है। बहुत सारी जो लोकलाइजेशन भी ऐसा नहीं है कि हो रहा है। साउथ इंडियन फूड को आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। हम वैश्विक स्तर पर तो जा ही रहे हैं, साथ ही हम स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी नहीं भूल रहे। उदाहरण के लिए धार्मिक कट्टरवाद को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, समरूपता का डर एवं खतरा, खासकर जब इसे साम्राज्यवाद के रूप में माना जाता है। साम्राज्यवाद जैसे अब कहा जा सकता है ना कि पूरे यूएसए की हेजमनी है, यूएसए की ही चल रही है पूरे विश्व में, उसी की संस्कृति, उसी का रहन सहन, उसी का खान पान, उसी की मीडिया हर जगह है। यह सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रतिरोध को भड़काता है। केवल एक मोनोकल्चर लाने की बजाय वैश्वीकरण ने विकासशील एवं विकसित राज्यों में समान रूप से सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता के अधिक जटिल पैटर्न तैयार किए। तो ऐसा नहीं है समरूपता आई है, मोनोकल्चर आया है, केवल एक ही कल्चर प्रभावी हुआ है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे जो लोकल कल्चर हैं या लोकल सामाजिक जो एक प्रकार से त्योहार हैं उनको इसने वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास किया है। तो लोग आपस में एक प्रकार से जटिल पैटर्न के रूप में एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विशेषताएं एवं स्वरूप, फीचर्स एंड नेचर। भूमंडलीकरण के कारण सभी राष्ट्र राज्य विश्वव्यापी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र में आते जा रहे हैं। एक नए सीमाहीन जगत का उदय हो रहा है। अब श्रम प्रधान उद्योगों का पक्ष नहीं लिया जाता है। राष्ट्र राज्यों की पूर्व परिचित संप्रभुता एवं स्वायत्तता का क्षरण हो रहा है और वे बाजार नीतियों एवं अपनी मुद्रा एवं आर्थिकी का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार मानने के लिए विवश है। तो अब WTO जो कहता है वही भारत को, वही चाइना को और वही यूएसए को भी मानना पड़ता है। वे इंटरनेट की छतरी के नीचे आ गए, उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यूएसए की सैटेलाइट सबको देख रही है। एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र का उदय हो रहा है जिसमें विश्व के 80% राज्यों में से भी अधिक शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र, एमएनसीज, अधिराष्ट्रीय हित समूह, सामाजिक आंदोलन आदि कार्यरत हैं। तो 80% राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली कौन है? संयुक्त राष्ट्र है, एमएनसीज है। हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी कि बहुत सारी एमएनसियां, इवन उनकी जो जीडीपी है, बहुत सारे जो लैटिन अमेरिका या कि जो अफ्रीकन देश हैं उनकी जीडीपी से भी बढ़कर है। तो यही हो रहा है। व्यक्ति की अपनी सुपरिचित स्मृतियां, धार्मिक आस्थाएं, जीवन शैलियां पीछे छूटती जा रही हैं। विविधताओं का स्थान अत्यावश्यक समरूपता, एसेंशियल सेमनेस ने ले रखा है। यद्यपि राष्ट्र राज्य बने रहेंगे और विश्व व्यवस्था को प्रभावित एवं बाधित करते रहेंगे, फिर भी उनकी भू क्षेत्रीयता
तथा राज्य सर्वोपरिता का चरण होता जाएगा। उत्पादन, वितरण, निवेशन, संग्रहण, संदेशन, विक्रय, विज्ञापन आदि का नियमन सरकारी हाथों या सरकारी राष्ट्रीय सरकारों के हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है। वे अधिराष्ट्रीय संगठनों को उत्तरदायी नहीं बनाते हैं, परंतु उन्हें न्याय पाने के लिए इनके शरण में जाना पड़ता है। तो अब हमें न्याय पाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? यूएनओ जाना पड़ता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ता है। ये क्या है? ये वैश्वीकरण ही तो हो रहा है। गैर सरकारी ऐच्छिक सेवा संगठन यानी एनजीओ पहले से राष्ट्रीय सरकारों से जवाब तलब कर रहे हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल है, ग्रीन पीस है, ये सरकारों से जवाब तलब कर रहे हैं, जबकि इसका काम किसका है? ये मीडिया का है, जो स्थानीय मीडिया है उसका है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल जो एमएनसीज है, इंटरनेशनल जो संगठन है, अब वो राष्ट्रीय सरकारों से जवाब मांग रहे हैं। इन संगठनों की भरमार एक नए विश्व समाज को आमंत्रित कर रही है। यह बदलाव ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन की ओर आता जा रहा है। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र एक नई विश्व व्यवस्था का संविधान मान लिया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन, इसमें वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? ग्लोबलाइजेशन के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो तकनीक, विशेषकर संचार तकनीक, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन, इंटरनेट है। तो हम एक स्थान से बैठे बैठे दूसरे स्थान की जानकारी, दूसरे स्थान से रहने वाले व्यक्ति, इवन जो सेवाएं हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये तकनीक इसके कारण ही संभव हो पाया है। दूसरा परिवहन, तो अब जो काइंड ऑफ हवाई जहाज वगैरह हैं, उनके माध्यम से हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। विदिन आवर्स हम एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल कर सकते हैं। परिवहन की जो घटती लागत है वो भी कम हो रही है, हमें बहुत पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है। हम बहुत ही सस्ते दामों में एक स्थान दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकते हैं। स्पीड का बढ़ना, स्पीड भी बढ़ रही है, हम 6G के ज़माने में आ चुके हैं। राष्ट्र राज्य की भूमिका एवं संप्रभुता का चरण हो रहा है। तो WTO जैसे जो संस्थान है वो कहीं ना कहीं, जो यूएनओ जैसे संस्थान है, जो राष्ट्रीय या संप्रभुता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। फिर एमएनसी का बढ़ता प्रभाव, तो एमएनसीज, तो फॉर एग्जांपल जैसे अमेजॉन है या वॉलमार्ट जैसे जो एमएनसीज हैं बड़ी बड़ी, इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इवन जो राष्ट्र की सरकारें हैं, ट्विटर जैसी जो संस्थान है, उनकी अवहेलना नहीं कर सकते, उनके साथ ही उनको चलना पड़ता है। अब ट्विटर में कुछ भी हो जाता है, राष्ट्र राज्य की बस में ही नहीं रहता उसको कंट्रोल करना। एंड ऑफ कोल्ड वार एंड एंड ऑफ हिस्ट्री, तो कोल्ड वार ने भी एक प्रकार से जो विचारधारा है उसका अंत कर दिया है। फिर निजीकरण एवं उदारीकरण एवं निजीकरण ने भी जो ग्लोबलाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। क्यों? क्योंकि मार्केट खुल गए हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो लोग अब अपनी जो प्रोडक्शन है या अपना जो मार्केट है उसको ना केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ब्रिटेन बुश ट्विंस हैं, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक और WTO, ये भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद एवं माइग्रेशन, तो ये सब ऐसी प्रॉब्लम है जिनको एक राष्ट्र अकेले तो हल नहीं कर सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेटेड और सभी को साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए रहेगा। तो नेक्स्ट है वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में आपसी संबंध। तो जो आर्थिक वैश्वीकरण है वो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय वैश्वीकरण से रिलेटेड है। जो पर्यावरणीय वैश्वीकरण है कहीं ना कहीं आर्थिक वैश्वीकरण से रिलेटेड है। फिर जो आर्थिक वैश्वीकरण है वो तकनीकी वैश्वीकरण से भी रिलेटेड है। अगर तकनीक ही नहीं डेवलप होगी तो अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, और अगर अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो ये पर्यावरण को नुकसान करेगी। फिर जो पर्यावरणीय वैश्वीकरण है ये राजनीतिक वैश्वीकरण को प्रभावित करता है। साथ ही साथ मतलब एक प्रकार से जो सामाजिक वैश्वीकरण है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका जो संबंध है गहरा है ना। वैश्वीकरण का निहितार्थ केवल आर्थिक वैश्वीकरण ही नहीं है बल्कि इसके विभिन्न आयाम हैं। हालांकि व्यापार या आर्थिक वैश्वीकरण ने इस पूरी परिचर्चा में अन्य आयामों को ढक लिया है। व्यापार के वैश्वीकरण का इतिहास तो नदी घाटी सभ्यताओं, राजतंत्रों एवं उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से होता हुआ नव उन्नीसवाद तक आता है, जहाँ पाश्चात्य अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृति एवं एमएनसीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज थर्ड वर्ल्ड पर हावी हैं। हालांकि वैश्वीकरण मूलतः आर्थिक संकल्पना है, पर इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, तकनीक एवं राजनीतिक आयाम भी हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला है आर्थिक वैश्वीकरण यानी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबल इकोनॉमी का विकास एवं आर्थिक अंतर्निर्भरता, ग्लोबल इकोनॉमी का विकास एवं आर्थिक अंतर्निर्भरता, इसमें फ्री मार्केट्स होता है। डेड हैंड्स स्टेट का कॉन्सेप्ट इसमें निकल कर सामने आता है। न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन इसे कहा जा सकता है, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर LPG जैसे कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आते हैं। तो ये नियो कंजर्वेटिज्म से भी रिलेटेड है, जहाँ पर इकोनॉमिक स्फीयर पर तो हर प्रकार के फ्री मार्केट की बात की जाती है, लेकिन जो सामाजिक स्फीयर है यहाँ पर कंजर्वेटिज्म
एक प्रकार से झंडा बदार किया जाता है। फिर इसमें टीएनसी है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, प्लस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है द्वारा पार सीमा पारी यानी ट्रांस बॉर्डर जो ग्लोबलाइजेशन है उसका विस्तार किया जा रहा है, प्रोटो ग्लोबलाइजेशन का विस्तार किया जा रहा है। फिर आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले तत्व इसमें महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जांपल जो एमएनसीज हैं या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, ब्रेन वुड्स के जो जुड़वा भाई हैं या जो बहनें हैं, इनको जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनके माध्यम से भी बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण बढ़ रहा है। फिर जो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम है यानी जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ है, फिर न्यू लिबरलिज्म है। रॉबर्ट कॉक ने इसे हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म कहा है, हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म कहा है। साथ ही साथ जटिल आत्मनिर्भरता, एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रॉबर्ट कोहेन ने दिया है। तो ये सब आर्थिक ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिनको हमने बहुत सारे मुद्दों के तहत इसको पढ़ भी रखा है, ऐसा नहीं है कि नए कॉन्सेप्ट है ना। फिर सांस्कृतिक वैश्वीकरण, इसमें मैकडोनल्डाइजेशन आता है जहाँ पर एक प्रकार से पूरा जो विश्व है एक समरूप संस्कृति का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अमेरिका है तो उसके रहन सहन, उसका खान पान, उसका जो हॉलीवुड है, वो सब एक ही उसमें गुथा जा रहा है। मोनोकल्चर का विकास किया जा रहा है, एक समान संस्कृति के विकास के कारण होमोजेनाइजेशन का उदय हो रहा है। अब हर व्यक्ति को अंग्रेजी गाने सुनने हैं, हर व्यक्ति को इंग्लिश बोलनी है, हर व्यक्ति को एक तरह के कपड़े पहनने हैं, तो ये क्या हो रहा है? एक ही प्रकार की संस्कृति का विस्तार हो रहा है, डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं घट रही है। पर साथ ही स्थानीयकरण, क्षेत्रीकरण एवं संस्कृतवाद को बढ़ावा मिला है, जिससे इंडियनाइजेशन का विकास हुआ है। तो भारत में हम देखता है कि जो मैकडोनल्ड की चेन है, केएफसी वगैरह है, लेकिन नवरात्रि के समय या जो स्पेशल ओकेजन होते हैं भारत में, वहाँ पर ये सब जो केएफसी वगैरह है, ये जो वेज है उसको सर्व करते हैं, नॉन वेज को सर्व नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार से इंडियनाइजेशन हुआ है ना। जो काइंड ऑफ वो रामनवमी वगैरह होती है, जब विभिन्न त्यौहार आते हैं, तो वहाँ पर ये लोग स्पेशल जो वेज फूड है उसको प्रमोट करते हैं। तो ये एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन तो है, केएफसी की चेन पूरे भारत में है, लेकिन एक स्पेशल ओकेजन पर भारत की संस्कृति या भारत की जो परंपराएं हैं उनको सम्मान देने के लिए ये अलग से उसको एक प्रकार से ढल गए हैं उस सिस्टम में। कारण क्या है? सूचना क्रांति और सोशल मीडिया और सूचना क्रांति के कारण इतना ज़्यादा एकीकरण हो रहा है। हर व्यक्ति देख रहा है कि जो अमेरिकन कल्चर है वो बहुत अच्छा है, या जो भी हॉलीवुड की फिल्में सब देख रहे हैं, तो ये होना तो लाजमी। फिर राजनीतिक वैश्वीकरण, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इसमें राज्य की संप्रभुता का ह्रास हुआ है। डब्ल्यूटीओ जैसे जो संस्थाएं हैं, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, ईयू, आसियान आदि की भूमिका बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जो संगठन है उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। नॉन स्टेट एक्टर है, फॉर एग्जाम्पल जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूहों की भूमिका बढ़ती जा रही है। इवन जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी भी भूमिकाएं बढ़ती जा रही हैं। जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो संगठन है उनकी भी भूमिका बढ़ती जा रही है। तो ये एक प्रकार से नॉन स्टेट एक्टर हैं, स्टेट एक्टर पर ये कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं। तो समरूपता या होमोजेनाइजेशन क्या है? कि सभी भागों या तत्वों को समान बनाने की एक प्रवृत्ति। वैश्वीकरण के मामले में सभी देशों में समान संस्कृति बनाने की एक प्रवृत्ति। स्वदेशीकरण यानी इंडियनाइजेशन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विदेशी वस्तुओं एवं प्रथाओं को स्थानीय जरूरतों एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर उन्हें आत्मसात किया जाता है। तो वही बात है कि भले ही जो विदेशी संस्कृतियां हैं, केएफसी की चेन है, बर्गर की चेन है, लेकिन उसे भारत में जैसे दुर्गा पूजन वगैरह सिस्टम आता है या जो नवरात्रि आती है, तो इन सब ओकेजन्स में इन्हें भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय जो संस्कृति है उसके हिसाब से ढलना पड़ता है। आर्थिक वैश्वीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो आर्थिक वैश्वीकरण इस विचार में परिलक्षित होता है कि कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अब एक द्वीप नहीं, सभी अर्थव्यवस्थाओं को कम या अधिक एक इंटरलॉकिंग ग्लोबल इकोनॉमी में समाहित कर दिया गया है। इसमें उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है और वित्तीय पूंजी स्वतंत्र रूप से विभिन्न देशों के बीच प्रभावित होती है। साम्यवाद के पतन ने आर्थिक वैश्वीकरण को शक्तिशाली रूप में बढ़ाया है। जैसा व्यापार में कम बाधाएं हैं, विनिमय नियंत्रण यानी एक्सचेंज कंट्रोल का अंत हुआ है। तो भारत में भी जो लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज जैसे सिस्टम थे खत्म हुए हैं। एलपीजी आया है। 1980 के दशक से पूंजीवाद के माध्यम से निवेश पूंजी, इन्वेस्टमेंट कैपिटल को मुक्त रूप से आवाजाही हुई। तो इवन जो डॉलर है भारत में आए हैं 1991 के बाद, एलपीजी आने के बाद। क्यों? क्योंकि पहले भारत में जो बहुत ज़्यादा इनफ्लो ऑफ डॉलर को पसंद नहीं किया जाता। तो भारत की सरकार की ऐसी नीतियाँ थी कि
बहुत ज़्यादा आप डॉलर भारत की इकोनॉमी में पंप नहीं कर सकते थे। इसको एक प्रकार से माना जाता था कि जो विदेशी कंपनी है भारत में पैसा ला के भारत को एक प्रकार से गुलाम बना लेगी। लेकिन उसके बाद जो 1991 के बाद जब एलपीजी आया तो एक नई सोच आई, नहीं नहीं अब इनसे और ज़्यादा पैसा लेना है, और आओ, ये बात बढ़ने लगी। वैश्वीकरण नीति या कार्यवाही है। इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत अर्थव्यवस्था को विश्व के किसी भी हिस्से की आर्थिक गतिविधि के साथ जोड़ने की छूट दे दी जाती है, या फिर कोई उद्यम लगाने या चलाने के लिए विश्व के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं का यथेष्ट उपयोग कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चा माल विश्व के एक हिस्से में सस्ता मिलता हो, श्रम दूसरे हिस्से में सस्ता पड़ता हो, पूंजी और जो मशीनरी है तीसरे हिस्से में सुलभ हो, बाजार विश्व के विभिन्न हिस्सों में दूर दूर तक फैले हों, तो भूमंडलीकरण की नीतियों के अंतर्गत इन सब का एक साथ उपयोग करने में कोई संकोच नहीं है। यही है आर्थिक भूमंडलीकरण। तो फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, कहाँ से ले रहे हैं आप? रॉ मटेरियल भारत जैसे देशों से आप ले रहे हैं, ठीक है ना। अब अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल कंपनी का आप उदाहरण लो, तो एप्पल रॉ मटेरियल या लेबर कहाँ से ले रहा है? चाइना से लेबर ले रहा है। असेंबलिंग यूनिट्स कहाँ है? इंडिया और चाइना में है, जहाँ पर चीप लेबर मिल रहा है ना। फिर रॉ मटेरियल है वो कहीं और से लैटिन अमेरिका से आ रहा है या अफ्रीका से आ रहा है। जो पूंजी है, मशीनरी है, आप कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। तो सबका इंटीग्रेशन करके एक एप्पल का उत्पाद बनता है। बन कहाँ रहा है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? उसको ओन कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? संसाधन रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं? सब अलग अलग से आ रहे हैं, लेकिन उसको इंटीग्रेट करके मार्केट में पेश कर दिया जाता है और सब पे लोगों क्या लिखा रहता है? एप्पल लिखा रहता है, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो या चाइना में। तो यही है कि आप हर जगह से सस्ती चीज़ें ले आके एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह जाना पड़ेगा, हर जगह आप को काइंड ऑफ एक प्रकार से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर सांस्कृतिक वैश्वीकरण, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया की एक हिस्से में उत्पन्न की गई जानकारी, वस्तुएं और छवियां एक वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती हैं, जो राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक अंतर को समतल यानी फ्लैटन आउट करती हैं। कभी कभी इसे मैकडोनल्डाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है, अर्थात अमेरिकन संस्कृति की हेजमनी हो गई है। तो सभी को अमेरिकन रहन सहन, अमेरिकन की संस्कृति, अमेरिकन का रहन सहन, अमेरिकन का बॉलीवुड सब पसंद आता है। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण सूचना क्रांति, दूरसंचार नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और वैश्वीकरण प्रसार से प्रेरित है। उदाहरण के लिए हॉलीवुड की जो मूवियाँ हैं उनकी यूनिवर्सल हैं, वो सबको पसंद आती हैं। सब हॉलीवुड कल्चर पे ही चल रहे हैं। नाइक के जूते सभी पहन रहे हैं, है ना। बर्गर सभी खा रहे हैं, पिज्जा सभी खा रहे हैं, KFC सभी यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार से जो कल्चरल है इसका ग्लोबलाइजेशन हुआ है। अमेरिकन संस्कृति या वेस्टर्न जो संस्कृति है पूरे विश्व में एक प्रकार से छा गई। फिर है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते महत्व में राजनीतिक वैश्वीकरण स्पष्ट है। ये ऐसे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, क्योंकि वे एक राज्य के भीतर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई राज्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन है, OECD है, WTO है। तो ये एक क्षेत्र में नहीं कार्य कर रहे हैं या एक क्षेत्र में अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ग्लोबल कम्युनिटी में या ग्लोबल बहुत सारे देशों में अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको विस्तार किए हुए हैं। ये संगठन अंतर सरकारी सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, जो एक ऐसी व्यवस्था या तंत्र प्रदान करते हैं जिनमें राज्यों को कम से कम सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता का त्याग किए बिना ठोस कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण, वैश्विक नागरिक समाज यानी ग्लोबल सिविल सोसाइटी, फिर ट्रांसनेशनल कंपनीज, गैर सरकारी संगठन यानी NGOs और अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूहों की गतिविधियों पर आधारित है। राजनीतिक वैश्वीकरण, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एवं ग्लोबल गवर्नेंस, इसको देखते हैं। तो फिल्क एक महत्वपूर्ण इसमें थिंकर है, फिल्कलस्टीन, इनकी बुक है व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस। इसे राष्ट्रों की सीमाओं से ऊपर संप्रभुता विहीन सत्ता यानी एक प्रकार से सॉवरेंटी लेस अथॉरिटी की बात ये करते हैं। सॉवरेंटी लेस अथॉरिटी की बात करते हैं। सरकारें जो अपने क्षेत्र में करती हैं वही वैश्विक शासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। सरकारें जो अपने क्षेत्र में, फॉर एग्जाम्पल भारत की सरकार अपने क्षेत्र में जो कर रही है वही अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर वैश्विक शासन कर रहा है, पूरे विश्व को एज अ यूनिट लेके। भारत सरकार भारत को यूनिट मानती है, जबकि जो विश्व शासन है वो पूरे भारत को या पूरे विश्व को एक यूनिट मानता है। वैश्विक शासन वैश्वीकरण का मूर्त रूप है।
वैश्वीकरण ने वैश्विक शासन की पद्धतियां, साधन एवं संबंध विकसित कर लिए हैं। फिर भी वैश्वीकरण या वैश्विक शासन विश्व सरकार नहीं। तो वैश्वीकरण या वैश्विक शासन विश्व सरकार नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी कोई एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल यूएनओ जैसा कोई संस्थान ऐसा बना नहीं है जहां पर सभी अपना प्रतिनिधित्व करें, जिसकी अथॉरिटी को सब मान रहे हैं। डेविड हेल्ट की पुस्तक है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, 1999 में आती है, ने इस प्रक्रिया को रूपांतरणवाद एंड ट्रांसफॉर्मेशन कहा। यद्यपि उनकी विचारधारा से सभी सहमत नहीं है। डेविड हेल्ट ने वैश्विक शासन की प्रक्रियाओं को दो सैद्धांतिक धारणाओं का विश्लेषण करते हुए अपने रूपांतरणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वह इन्हें अति वैश्विकतावादी यानी हाइपर ग्लोबलिस्ट यानी केनेची ओहम, फुकुडा पर और कैबलिंजी ये हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं, और स्केपिस्ट यानी संशयवादी तो इसमें है आस्टन, थॉमसन, ड्यूक्रोर, टोडलर और डे सोटो, ये संशयवादी हैं, स्केप्टिस्ट, यानी कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन है उसकी जो यूनिवर्सलिटी है, उसकी जो सर्वव्यापकता है, उससे कहीं ना कहीं आशंकित है। उनका मानना है ग्लोबलाइजेशन फ्यूचर नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। मैकिंडन ने अपने एक लेख में रिकास्टिंग ग्लोबल गवर्नेंस 3 दृष्टिकोण दिए हैं। राज्य संप्रभुता, वैश्वीकरण एवं पश्चिमी प्रभुत्व से वैश्विक शासन पर पुनर्विचार किया। इस पर विचार करते हुए उसने बताया है कि ये वैश्विक शासन के विषय में विश्व के निर्वाचनकारी समुदाय के प्रभाव को बताती हैं। बहुमुखी प्रक्रिया होने के कारण वैश्विक शासन किसी एक विचार चित्र एंड पैराडाइम तक सीमित नहीं होता है। यह बहुलात्मक यानी प्लूरलिस्ट उपागम, प्लूरलिस्ट अप्रोच का प्रयोग करता है। मैकिंडा के अनुसार वैश्विक शासन उदारवादी चिंतन की उपज है। वैश्विक शासन उदारवादी चिंतन की उपज है, लिबरल थिंकिंग है, उसकी उपज है, जो ग्लोबल गवर्नेंस की बातें हैं। यह वैश्विक मूल्यों, मानकों, मानदंडों एवं नियमों से संबंध रखता है। अधिकांश मूल्य जिन्हें वैश्विक माना जाता है वो पश्चिमी है। इस कारण वैश्विक शासन मूलतः पश्चिमी प्रधान यानी जो वेस्टर्न हेजेमनी है को सुगम बनाता है एवं प्रतिबिंबित करता है। उन्हें यह पश्चिमी प्रधान आमंत्रित साम्राज्यवाद जैसा लग रहा है। फिर माइकल डॉयल के अनुसार इसमें शांति एवं युद्ध की विषमता न्यूनतम होती है, जिससे वैश्विक शांति को स्थापित किया जा सकता है और युद्ध को मिटाया जा सकता है। इसका विश्वास है कि विश्व राजनीति में यूएनओ की प्रमुख भूमिका होती है। यद्यपि राज्य अंतर्राष्ट्रीय अराजकता में जीते हैं, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं। भूमंडलीकरण एवं प्रजातंत्र, ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, तो डेविड हेल्ट ने नई शताब्दी के संदर्भ में प्रजातंत्र के बदलते हुए नए रूप को भी अपने निष्कर्ष निकाले हैं, बदलते हुए नए रूप पर भी अपने निष्कर्ष निकाले हैं। उनके अनुसार 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र पर चारों ओर से ग्लोबलाइजेशन तथा इंटरनेशनल गवर्नेंस का भारी दबाव पड़ रहा है। आधुनिक राज्य का अस्तित्व ही खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि उसमें नई बहुराष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शासनों द्वारा स्थापन कर दिया गया है, तो उसे नई बहुराष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शासनों द्वारा इसको एक प्रकार से इसका स्थान ले लिया गया है। उसने प्रस्ताव किया है कि अब प्रजातंत्र का केंद्र स्वशासिता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी को बना दिया गया है। प्रजातंत्र का केंद्र अब प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी को बना दिया जाना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। अब लोकतंत्रात्मक जो कानून है एवं परिपाटियों को राष्ट्र राज्य तथा व्यापक विश्व समाज का अंग बना दिया जाना चाहिए। उनको एक सार्वभौमिक लोकतंत्रात्मक विधि का रूप दे दिया जाना चाहिए। ऐसा उदग्र एवं क्षैतिज दशाओं में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर किया जाना चाहिए। हेल्ड का यही कथन है कि लोकतंत्र का सर्वदेशी प्रारूप यानी कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, तो इस सर्वदेशी लोकतंत्र की अनेक विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? इसमें लगभग सभी पक्षों में विविध एवं परस्पर व्यापी शक्ति केंद्रों के जाल होते हैं। सभी समूहों एवं संस्थाओं को उनमें अंतर्निहित सुशासिता के कारण स्वनिर्णय करने और अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति निष्ठा होती है। राज्य अर्थव्यवस्था तथा नागरिक समाज के सदस्य व्यक्तियों एवं समूहों को कानून सीमित रखता है। फिर विधि निर्माण तथा कार्य क्रियान्वयन क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की छाया में विभिन्न स्तरों में विकसित होते हैं। फिर सामाजिक न्याय के सुविदित सिद्धांतों को उत्पादन, वितरण एवं संसाधनों के दोहन पर लागू किया जाएगा। विवादों के निर्णय में गैर बल प्रयोगात्मक तौर तरीके अपनाए जाएंगे और नागरिकता का राजनीतिक समुदायों के पार विस्तार होगा। तो नागरिकता किसी राष्ट्र राज्य की बपौती नहीं रहेगी, बल्कि ये राजनीतिक समुदायों से परे जाके ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करेगा। 21वीं शताब्दी में राज्य एवं वैश्वीकरण, तो स्टेट इन 21st सेंचुरी एंड ग्लोबलाइजेशन, तो क्रिस्टर पियर्सन
इनका जो बुक है द मॉडर्न स्टेट 1996 में आती है। तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 प्रमुख विशेषताएं बताई। पहली, बल प्रयोग के साधनों पर नियंत्रण। दूसरा भूमित्व। तीसरा है संप्रभुता। चौथा है संवैधानिकता। फिर पांचवा है विधि के शासन की अव्यक्त शक्ति। नेक्स्ट है नौकरशाही। नेक्स्ट है वैधता एवं सत्ता। नेक्स्ट है नागरिकता। इसमें से उसने 9वीं जो कॉन्सेप्ट है उसमें विशेषता कराधान टैक्सेशन जोड़ा है। इमैनुअल बालस्टीन राज्यों को कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी वर्गों में रखता है। बालस्टीन की दृष्टि से राष्ट्र राज्यों की 5 विशेषताएं। प्रथम, वे संपूर्ण विश्व व्यवस्था के सावयवी एवं अंतःस्थायी हिस्से हैं। द्वितीय, विश्व व्यवस्था का स्थायित्व राष्ट्र राज्यों के 3 वर्गों में संरचनात्मक विभाजन है। तीसरा, राज्यों के मध्य प्रतियोगिता विश्व व्यवस्था की गत्यात्मक शक्ति है, यानी डायनेमिक पावर है। चतुर्थ, वे पूंजीवादी विश्व आर्थिकी के स्वतंत्र परिचालन में इस तरह हस्तक्षेप करते हैं कि लाभ, आय आदि कुछ समूहों को ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि जो पांचवा है कि राष्ट्र राजनीतिक संघर्षों तथा समझौतों के स्थल हैं जो विश्व में मांगों के स्तरों पर निर्धारण करते हैं। तो राष्ट्र क्या है? राजनीतिक संघर्षों और समझौतों के स्थल हैं जो विश्व में मांगों के स्तरों का निर्धारण करते हैं। लेकिन थेडर स्टॉकपॉल, पीटर पोर्चली, रोगर डेल आज वालस्टीन से सहमत नहीं है। वे राजनीतिक कारकों को भी महत्व देते हैं। वालस्टीन का विश्व व्यवस्था मॉडल राज्य के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की विशेषताओं को पीछे धकेलता है। बेसिकली वालस्टीन है, उनका कॉन्सेप्ट भी मार्क्स की तरह इकोनॉमिक जर्नलिज्म से रिलेटेड है, यानी कि हर जो कारण है या हर जो परिस्थिति है, हर चीज का कारण ये किसको मानते हैं? इकोनॉमी को मानते हैं, जो कि एक प्रकार से एक वन साइडेड व्यू है। फिर यह राज्य को यह अर्थव्यवस्था का उपकरण मात्र मानता है। विश्व व्यवस्था को सर्वोच्च बनाने से राज्यों के ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक अंतर गौण हो जाते हैं, किंतु राज्य के स्वरूप, क्षमता, कार्यक्षेत्र, कार्यशैली, संरचना में आ रहे परिवर्तनों का अर्थ या नहीं लिया जाना चाहिए कि राज्य का स्थान बाजार या किसी अंतर्राष्ट्रीय सरकार को दिया जाने वाला है। आधुनिक राज्य अभी भी सिद्धांततः लोगों के जीवन अवसरों के सर्वाधिक आधारभूत पक्षों, जीवन मरण के प्रश्नों का निर्धारण करने में सक्षम है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, वो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उनके हाथों में चला गया है, नहीं। अभी भी राज्य है, बहुत सारी जो उसकी नीतियां हैं और बहुत सारे जो उसके काम हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, राष्ट्र के लोग हैं, भारत के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत का अगर उदाहरण लिया जाए, ऐसा नहीं कि भारत की सरकार पूरी तरह से WTO के कहने पर ही चलती है। फिर भारत की सरकार लड़ती भी है WTO में कि नहीं, आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। यूएसए से भी लड़ती है। तो क्यों? अगर ऐसा नहीं होता, भारत पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन के तले दब गया होता, तो फिर तो लड़ने की कोई बात ही नहीं थी। जो ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस कहती हैं वैसा भारत को करना पड़ता, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। तो बढ़ते हुए भूमंडलीकरण ने आधुनिक राज्य की सत्ता, स्वायत्ता, प्रकृति एवं क्षमता को घटा दिया। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों के मध्य विभाजन करने वाली दीवारें गिर रही हैं। अब राज्य एकात्मक बुद्धिपूर्ण करता नहीं रह गए हैं। डेविड हेड ने भी राष्ट्र राज्यों में आए बदलाव का विस्तृत विवेचन किया है। एक प्रकार से राज्यों का कार्य क्षेत्र एवं गतिविधियां बदल रही हैं। अब महत्वपूर्ण निर्णय IMF, विश्व बैंक, WTO, एमनेस्टी इंटरनेशनल स्तर पर लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सभी राज्य विश्व सरकार की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य की सेवाओं के कार्यकलापों और शैलियों में परिवर्तन आ रहा है। उनके एकाधिकार में घटते उत्पादन, बढ़ते भ्रष्टाचार और अकुशलता का स्थान जहां भी संभव हो बाजार लेता जा रहा है। इसे निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया कहा जा रहा है। तो भारत में भी एक लहर है कि सभी कुछ प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, सब कुछ प्राइवेट करेगा। जो अराजकतावादी हैं या जो अन्य हाइपर लिबरलिस्ट हैं या हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? सभी कुछ प्राइवेटाइजेशन, सभी कुछ प्राइवेटाइज कर दो। लेकिन ये एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। हमें चहुमुखी विकास करना पड़ेगा, हमें सर्वांगीण या इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पिछले 10 से 15 वर्षों से इस निजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों का सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरण किया जा रहा है। आजीवन सेवा या नौकरियों का स्थान अल्पकालिक अनुबंधों, अब देखो जो जीवन के लिए जो नौकरी हुआ करती थी, अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सरकारी जो विभाग है वहां पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नौकरी लगती है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक परिवर्तन तो हुआ ही है। पट्टों एवं ठेकों को दिया जा रहा है। इस नवीन परिवेश के लिए अनुपयुक्त सरकार का पुनः आविष्कार किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है राष्ट्र राज्य का पराभव, डिक्लाइन ऑफ नेशन स्टेट। तो वैश्वीकरण का भूत सारे संसार के पीछे पड़ा हुआ है। इसने 20वीं सदी के अंत तक राष्ट्र राज्य की संगति, भूमिका और आवश्यकता को ही संदेहास्पद बना दिया है।
विश्व व्यापार संघ यानी WTO के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा निर्मित समस्त नियमों एवं निर्देशों को स्वीकार करना पड़ता है। ये सभी माल, सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा है से संबंधित होते हैं। विवाद उत्पन्न होने पर निपटारा करने के लिए विश्व व्यापार संघ यानी WTO के आधारभूत संस्थात्मक एवं कानूनी ढांचा भी तैयार कर के रखा गया है। तो अब WTO ने हर चीज को एक प्रकार से कंट्रोल कर लिया है, उसके बाहर आपका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन सभी में विश्व समुदाय की ओर से निर्णय करने की राजनीतिक शक्ति एवं क्षमता पश्चिम के पास ही है। इसका कारण है आर्थिक शक्ति के वितरण की असमान प्रकृति। इसमें पश्चिम का पलड़ा भारी है। पश्चिम ही इन वैश्वीकरण के निकायों महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त है। पश्चिमी एवं पूर्वी जगत में यह विभेद निरंतर बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं जैसे IMF है, WTO है या वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पर जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसकी जो वोटिंग शेयर है उतनी ज़्यादा होती है। हालांकि WTO में वन वोट वन नेशन का कॉन्सेप्ट है कि एक नेशन का एक ही वोट होता है, लेकिन जो छोटे देश होते हैं, फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिकन जो देश हैं या अफ्रीकन देश हैं, इनकी कोई स्वायत्त आवाज़ नहीं होती है। ये देश आपस में मिल भी जाते हैं फिर भी इनकी कोई स्वायत्त आवाज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है बहुत कम होती है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं जो WTO है उसके जो कुछ नॉन कंप्रोमाइजिंग जो एलिमेंट है उनको भी स्वीकार इनको करना पड़ता है। फिर राष्ट्र राज्य की सफलता 3 तत्वों के मिश्रण पर टिकी हुई थी: अलग पहचान, वैधता एवं अपनी सुरक्षा व्यवस्था। वैश्वीकरण के संदर्भ में इन सब का क्षरण हो रहा है। अलग पहचान नहीं है। बर्गर और मैकडोनल्ड की जो चेन है उसने सभी को एक होमोजेनाइज कर दिया है। फिर वैधता, तो अब जो सरकारें हैं उनकी जो वैधता है वो भी धीरे धीरे लेजिटिमेसी भी जा रही है और अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको भी वो एक प्रकार से चाक चौबंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर हैं फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो भी एक प्रकार से किसी के बांधे नहीं बचते हैं। वो भी उनको जो भी करना होता है वो कर ही लेते हैं। सोवियत रूस ने 1959 में हस्तक्षेप के अधिकार का प्रयोग अफगानिस्तान में किया। आतंकवाद से सुरक्षा के नाम पर संयुक्त राज्य ने इस अधिकार का प्रयोग अब अफगानिस्तान, इराक आदि देशों में किया। वैश्वीकरण की प्रमुख संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक के निर्णय मंडलों में विकासशील देशों के पास बहुत कम मत होते हैं। वही बात है, पश्चिमी देश प्राराष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय निगमों के आगे राष्ट्रीय राज्यों की वैधता गरिमा अपना पूर्ण रूप से खो चुके हैं। तो जो पश्चिमी देश हैं प्राराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय निगमों के आगे राष्ट्र राज्यों की वैधता गरिमा अपना पूर्ण रूप खो चुकी है। तो अब जो MNCs हैं वो आपके राष्ट्र राज्य की या सीमा की कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं। अगर आप ट्विटर की बात नहीं मानोगे, फेसबुक की बात नहीं मानोगे, तो आपके खिलाफ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला दिया जाएगा कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन ने तो राष्ट्रीय सीमाओं को ही अप्रभावी बना दिया है। अब राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को ही चुनौती मिल रही है। वर्तमान राज्य अपने आप को विश्व परिवेश से पृथक रखने में असमर्थ है। एक राज्य की राजनीति दूसरे राज्य की राजनीति से प्रभावित हो रही है। तो अब यूएसए जो राजनीति है उसको, है ना, यूएसए की राजनीति किसको प्रभावित कर रही है? तो भारत जैसे देशों की राजनीति को प्रभावित कर रही है। तो यही बात है कि एक राष्ट्र की जो राजनीति है दूसरे राज्य को प्रभावित कर रही है। तो इवन जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है वो पूरे विश्व में फैल चुका है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई देश अछूता है, सभी देश कहीं ना कहीं उससे प्रभावी हैं या उस पर चर्चा तो कर ही रहे हैं। डेविड हेल्ड पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी टुडे 1991 में आती है। कहना है कि एक ओर अपने भविष्य का सिद्धांततः निर्धारण करने वाले राज्य हैं, दूसरी ओर उनके निर्णयों को बांधने एवं प्रभावित करने वाली विश्व अर्थव्यवस्था, आर्थिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विधियां, सैन्य गुट एवं वैश्विक संस्थाएं हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्व की नई अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था का परिचालन सभी के नियंत्रण से परे है। संयुक्त अमेरिकी राज्य यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी अथवा जापान की सरकारें इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शक्तियों के सामर्थ्य एवं प्रभाव को रोकने में असमर्थ हैं। तो इवन जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए है वो भी इनकी जो प्रभाव है उसको रोकने में सक्षम नहीं है। इसलिए राष्ट्रवाद के आधार पर अधिराष्ट्रवाद यानी सुप्रा या सुपर नेशनलिज्म की आवश्यकता है। इस दिशा में 3 संरचनाएं सामने आई हैं। प्रथम यूरोपीय संघ, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। अब वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है? तो एकल आकस्मिक कारक है यानी सिंगल कॉजल फैक्टर है। इसके समर्थक कौन कौन है? रोजनाऊ है। रोजनाऊ मानते हैं कि एक कारण क्या है? तकनीकी संचार एवं परिवहन तकनीक का विस्तार ग्लोबलाइजेशन का कारण है। फिर गिलपिन
ये राजनीतिक कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी यूएसए की हेजेमनी, जो वर्चस्व की जो राजनीति है, वर्चस्वपूर्ण राजनीति है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबलाइजेशन का। इस कारण निकटता, परस्पर निर्भरता एवं खुलापन अन्य की मजबूरी बन जाती है। उदाहरण के लिए वाशिंगटन सर्वसम्मति। बालरस्टीन पूंजीवाद, इसमें रोजनाऊ कहते हैं कि तकनीक को जो रोजनाऊ है तकनीक को, गिलिपिन राजनीतिक कारकों को एवं बालरस्टीन पूंजीवाद को भूमंडलीकरण का एकमात्र कारक मानते हैं। बालरस्टीन ने निर्भरता सिद्धांत के तहत, डिपेंडेंसी थ्योरी के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक या वर्ल्ड सिस्टम मॉडल दिया है, वर्ल्ड व्यवस्था, विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया। मल्टी कॉजल फैक्टर्स, तो बहुत बहु आकस्मिक कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो वहीं जो डेविड हेल्ट एवं एंथनी गिडेंस हैं, ये वैश्वीकरण के बहुत सारे कारण मानते हैं। दोनों विद्वानों का मानना है कि आधुनिकता को वैश्वीकरण का कारण मानते हैं। तो आधुनिकता का कारण क्या है? वैश्वीकरण। आधुनिकता बहुआयामी होती है। ये डिबेट है जो चलती रहती है। उसे के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं एंथनी गिडेंस। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट कोलन द फ्यूचर ऑफ रेडिकल पॉलिटिक्स, 1994 में आती है। विचारधाराओं के अंत से संबंधित यह पुस्तक है। गिडेंस ने अपनी पुस्तक द कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, 1990 में आती है, आधुनिकता के परिणाम में आधुनिकता को वैश्वीकरण का कारण बताया है। गिडेंस ने वैश्वीकरण के 4 कारण मुख्य माने हैं। पहला है पूंजीवाद, दूसरा है अंतरराज्यीय व्यवस्था, तीसरा है सैन्यवाद और चौथा है उद्योगवाद। गिडेंस ने वैश्वीकरण के संबंध में 3 अवधारणाएं दी हैं। पहला, राष्ट्र राज्य का सार्वभौमिकरण, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी संप्रभुता का घटता महत्व एवं देशों के मध्य बढ़ती आत्मनिर्भरता। विलंबित आधुनिकता यानी लेट मॉडर्निटी, तो वर्तमान विश्व जैसा कि मिशेल फूको, डेरिडा, लियोटार्ड आदि मानते हैं कि उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्निटी है, की बजाय गिडेंस विलंबित आधुनिकता यानी लेट मॉडर्निटी की अवधारणा देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिकता तो वही है, पर अब इसमें गति एवं तीव्रता आ गई है, अब पुरानी संस्थाओं की भूमिका बदल रही है। आधुनिकता की जगन्नाथ, या जगन्नाथ नहीं है, ये जगरनट है, जगरनट अवधारणा। तो जगरनट बेसिकली एक शब्द है अंग्रेजी का, इसका अर्थ होता है एक बहुत बड़ी, पावरफुल और ओवरवेलमिंग फोर्स, मतलब विध्वंसकारी शक्ति, या बहुत एक पावरफुल, बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली और ओवरवेलमिंग फोर्स तात्पर्य होता है जगरनट। तो आधुनिकता की जगरनट अवधारणा। वैश्वीकरण ऐसा तेज गति से भागता विशाल इंजन है जिसकी गति एवं मार्ग को हम चाह कर भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ये दैत्य की तरह आगे बढ़ रहा है। हालांकि हमें पता है कि इसके गंभीर एवं खतरनाक परिणाम होंगे, लेकिन इस दैत्य को रोकना मुश्किल है। स्कॉल्टे ने भूमंडलीकरण की तुलना अंतर्राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण एवं सार्वभौमिकता एवं पश्चिमीकरण से की है। वैश्वीकरण के प्रभाव संस्कृति पर क्या प्रभाव है? तो विश्व अमेरिकीकरण या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है। वही होमोजेनाइजेशन फैल रहा है। अमेरिकन संस्कृति सर्वसामान्य संस्कृति के रूप में बनती जा रही है। अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज रिटजर क्या कहते हैं कि मैकडोनाल्डाइजेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, मैकडोनाल्डाइजेशन शब्द का प्रयोग करते हैं जॉर्ज रिटजर, याद रखिएगा, जॉर्ज रिटजर। यूएसए के प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री बेंजामिन बार्बर, जिहाद बरसेत मैकवर्ड, 2002 में इनकी पुस्तक आती है, में इसके लिए मैकवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके लिए ग्लोबलाइजेशन के लिए। फिर इसी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का परिणाम है हंटिंगटन द्वारा वर्णित क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और मिडिल ईस्ट पर संकट। जोसेफ स्टिग्लिट्ज इसके लिए संस्कृति प्रघात यानी कल्चरल शॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, प्रसिद्ध जो पर्यावरणवेत्ता है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं वंदना शिवा, जो कि वैश्वीकरण की प्रबल विरोधी हैं, अपनी फेमस पुस्तक इकोलॉजिकल बैलेंस इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2000 इनकी पुस्तक आती है, में पर्यावरणीय जाति भेद एनवायरमेंटल अपार्थाइड शब्द का प्रयोग करती हैं। विकसित देशों की विषैले पदार्थों की थर्ड वर्ल्ड में डंपिंग, तो जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ जो फॉर एग्जाम्पल कोई कूड़ा कटकर हुआ या जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी डंपिंग कहाँ कर रहे हैं? जो अविकसित देश हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको डंप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकारें ये सब अलाउ करती हैं। क्योंकि जैसे मान लो अगर यूएसए ने हमें दे दिया $50 मिलियन दे दिया और लो ये कचरा ले लो। अब कचरा में भी पूरा कचरा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें उपयोगी चीज़ भी मिल जाती है। तो एक तो उपयोगी चीज़ मिल गई, थोड़ा बहुत दूसरा पैसा मिल गया। तो
जो देश हैं आसानी से ले लेते हैं, लेकिन उसके इन्वायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत घातक होता है ना। तो वो एक थोड़ा सा है गड़बड़ काम है। अर्थव्यवस्था पर रॉबर्ट कॉक्स ये हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म का शब्द का प्रयोग करते हैं। हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। नोम चॉम्स्की ये आपदा पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं। डिजास्टर्स कैपिटलिज्म की बात करते हैं। फिर सुजैन स्ट्रेंज ने कसिनो कैपिटलिज्म की बात की है, एक कॉन्सेप्ट देते हैं सुजैन स्ट्रेंज कसिनो कैपिटलिज्म का। राष्ट्रीय राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, तो राष्ट्र राज्य की संप्रभुता है उसका ह्रास हुआ है। जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, एमएनसीज हैं, ने वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की भूमिका को बढ़ाया है। डेनियल बेल ने इसे प्रादेशिक राष्ट्र राज्य संकट कहा है। प्रादेशिक राष्ट्र राज्य संकट कहा है। क्षेत्रीयता का भी क्षरण हुआ है। स्कॉल्टे ने उत्तर संप्रभु शासन पोस्ट सोवरेन गवर्नमेंट की बात करते हैं। रॉबर्ट कूपर पोस्ट मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। रॉबर्ट कॉक्स राज्य का अंतर्राष्ट्रीयकरण। बॉब जेसेप ने सुम्पीटरियन प्रतिस्पर्धी राज्य का कॉन्सेप्ट दिया। सुम्पीटरियन प्रतिस्पर्धी राज्य का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर वैश्वीकरण एवं तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड, तो इसके जो विरोधी विचारक हैं कौन है, वाल्डन बेलो हैं। इनकी फेमस पुस्तक है डी ग्लोबलाइजेशन, 2000 में आती है। बेलो ने अपनी पुस्तक में डी ग्लोबलाइजेशन आइडिया फॉर अ न्यू डेमोक्रेसी में वैश्वीकरण को तृतीय विश्व के लिए नुकसानदायक बताया। जोसेफ स्टिग्लिट्ज की पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स, 2000 में भी 2000 में ये पुस्तक आती है। तो स्टिग्लिट्ज ने वैश्वीकरण को बुरा नहीं माने हैं, वो राष्ट्रीय सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं। आसियान ने तो फायदा भी उठाया है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन बुरा ही बुरा है। भारत जैसे देशों ने 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म किए और आज देखिए भारत की जो बार्गेनिंग पावर है, ना केवल इकोनॉमिक स्फीयर पर बल्कि पॉलिटिकल स्फीयर पर, हर क्षेत्र में भारत आज आगे कहीं ना कहीं है ही। 1991 के से तो भारत बहुत आगे है। उसमें बाद विवाद हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन कितना प्रभावी रहा कितना नहीं रहा, लेकिन अगर भारत ग्लोबलाइजेशन ना करता तो हो सकता है भारत आज एक बहुत ही संकीर्ण सोच वाला और बहुत ही अविकसित देश हो सकता था। जो इसके समर्थक हैं जगदीश भगवती हैं, यूएसए के प्रसिद्ध भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। इनकी फेमस बुक है इन द डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 2004 में आती है। तो जगदीश भगवती मुक्त व्यापार एवं वैश्वीकरण के समर्थक हैं। ये तो तीसरी दुनिया है या तृतीय विश्व के देशों में तेजी मंदी एवं कीमतों की घटत बढ़त के लिए वैश्वीकरण नहीं बल्कि कॉप वेब साइकिल को दोषी मानते हैं कि एक वेब आती है जहाँ पर आप बूम करते हैं, फिर आप डिक्लाइन करते हैं, बूम करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। तो कॉप वेब साइकिल को दोषी मानते हैं। वैश्वीकरण के कारण जो तीसरी दुनिया में तेजी मंदी या कि उतार चढ़ाव आता है, ये उसके कारण नहीं। नंबर सेन ने हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन, इनकी पुस्तक आती है 2002 में। सेन ने ज्ञान के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज की चर्चा की है। उदाहरण के लिए भारतीय दशमलव प्रणाली एवं अरब की बीजगणित। तो बेसिकली ये दोनों थिंकर हेमर सेन और जगदीश भगवती, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को कहीं ना कहीं डिफेंड किया। नव उदारवादी वैश्वीकरण के आलोचक रॉबर्ट कॉक्स ने तर्क दिया जिसे उन्होंने हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म कहा है। उसमें तो विरोधाभासों और संघर्षों का समावेशन है। इसका अर्थ है नव उदारवादी वैश्वीकरण के प्रभुत्व को चुनौती दी जानी चाहिए और इसे अंततः उखाड़ फेंका जाना चाहिए। इन विरोधाभासों में एक विरोधाभास है लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डिफिसिट शामिल है, जो राज्य के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी जनता की राय के बजाय वैश्विक अर्थव्यवस्था के आदेशों का जवाब देने की राज्य की प्रवृत्ति के वातावरण की रक्षा के लिए बढ़ते दबाव से उत्पन्न होता है। तो आज जो भारत है वो क्या करता है, वो WTO की बात मानता है। वो भारत के जो किसान हैं उनके हितों की बात थोड़ा सा दरकिनार कर देता है। क्यों? क्योंकि WTO की अगर आप हथौड़ा नहीं मानोगे, WTO की बात नहीं मानोगे, तो कहीं ना कहीं आप जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उससे बाहर कर दिए जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत क्या कर रहा है, भारत जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े MNCs हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है कि आइए और भारत में निवेश करिए, भारत का शोषण करिए, पूंजी इन्वेस्टमेंट करिए। तो लोगों का महत्व घट गया, इन्वेस्टर्स का महत्व बढ़ गया है, ये बात है। फिर नओमी क्लेन ने नव उदारवाद की और भी गहरी व्याख्या की है। क्लेन ने आपदा पूंजीवाद यानी डिजास्टर कैपिटलिज्म की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि किस हद तक नव उदारवाद की
प्राप्ति को झटकों, शॉक्स, आपातकाल की स्थिति तथा दूसरे प्रकार के संकटों के साथ जोड़ा गया। नोमी क्लेन ने बताया है कि अमेरिका की विदेश नीति का दुस्साहस इतना था कि 1973 में चिली में सल्वाडोर को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका से लेकर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को नव उदारवाद के प्रसार से जोड़कर ये देखते हैं। तो ये बेसिकली नोम चॉम्स्की हैं, नव उदारवादी की गहरी व्याख्या करते हैं और ये डिजास्टर्स कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। इन्होंने सॉक्स की बात की है, इंटरनेशनल जो स्पीयर है उसमें, और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका की विदेश नीति है उसका दुस्साहस है ये कि उसने चिली में सल्वाडोर आलेंद्र की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंका। जो वार ऑफ टेररिज्म है ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से स्वच्छ या कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो भी मारे जाते हैं। फिर सुजैन स्ट्रेटजी ने कसिनो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। आधुनिक वैश्विक पूंजीवाद की बढ़ती हुई संवेदनशीलता को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के उद्भव के द्वारा समझाया जा सकता है। यह राज्यों को कमजोर करता है और उन्हें वैश्विक बाजारों की अनिश्चितताओं के लिए छोड़ देता है। दुनिया भर में भारी मात्रा में पागल धन यानी मैड मनी में उछाल आया है। यानी कि जैसे भारत में भी जो भारत की ग्रोथ है कहीं ना कहीं बूम बहुत ज़्यादा है। बूम कहाँ है? रियल प्रोडक्शन में बूम नहीं है, जो स्टॉक मार्केट है उसमें बूम है। और उसका जो बूम है वो एक बुलबुले की तरह होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएसए ने भारत से मनी खींच ली, इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो जो स्टॉक मार्केट है क्रैश कर जाएगा। तो स्टॉक मार्केट तो बूम कर रहा है लेकिन जो रियल ग्रोथ है, रियल प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है। तो स्टॉक मार्केट एक ना एक दिन बुलबुले की तरह फूट जाएगा। बहुत ज़्यादा बुलबुला क्या है ना, फैलेगा लेकिन एक दिन फूट जाएगा ना। तो इसी प्रकार जो इस प्रकार की जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं ये अप्रभावी है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2007 में यूएसए में, इसी का परिणाम था कि स्टॉक तो बढ़ रहे थे लेकिन रियल प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा था। तो यही है कि इसमें उछाल आया है जिसमें वित्तीय संसर्ग यानी फाइनेंशियल कंटेजियन स्थिति आ गई है जो किसी और समस्या की तुलना में ज़्यादा फैलती जा रही है। तो एक संक्रमण सा फैला जा रहा है, वित्तीय संक्रमण फैला जा रहा है। यानी स्टेन ने इसे ही कसिनो कैपिटलिज्म कहा है। पेट्रस एवं बिल्टमेयर वैश्वीकरण के अनिवार्य होने के भूत को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो संसार भर के प्रभावी एवं शासक वर्गों के द्वारा यह प्रचारित करने का परिणाम है कि उनके हित लोगों के हित हैं, पूंजी हित उनके हित हैं। तो ये तो केवल और केवल क्या है, वैश्वीकरण के अनिवार्य होने के भूत को ये स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो संसार भर के जो प्रभावी एवं शासक वर्ग के द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि उनके हित लोगों के हित हैं, पूंजी के हित उनके हित हैं। तो फॉर एग्जांपल अडानी के भी शेयर जब डाउन हो रहे थे, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग की, उसके माध्यम से जब एक आरोप लगा तो अडानी के शेयर गिरने लगे। लेकिन क्या हुआ, जो मीडिया है, जो इंडियन मीडिया है, उसने अडानी के जो शेयर हैं उसको उसके गिरने का कारण मतलब उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट किया कि अगर अडानी के शेयर गिर रहे हैं तो ये भारत की वैश्विक हार है, ये भारत के लोगों की हार है, ये भारत को एक प्रकार से भारत के लोगों को दबाया जा रहा है, भारत को डिमीन किया जा रहा है, लोग भारत से जल रहे हैं। तो फिर राष्ट्रवाद का एक उसमें छौंक लगा दी गई और फिर से अडानी के शेयर हैं उठने लगे। बताया गया कि भारत की हार है, तो जनता से जोड़ दिया गया। जबकि अडानी के शेयर गिर रहे हैं, इससे आम आदमी को क्या फायदा या क्या नुकसान, लेकिन फिर भी उसे एक नेशनल प्राइड का मुद्दा बना दिया जाता। तो ये बहुत घोटाले से हो रहा है। वैश्वीकरण का विरोध तो ग्लोबल सामाजिक जो आंदोलन है, वैश्विक सामाजिक आंदोलन है, वर्ल्ड सोशल मूवमेंट, तो इसे वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन या वैश्वीकरण परिवर्तन आंदोलन भी कहा जाता है, वर्ल्ड सोशल मूवमेंट को। इस आंदोलन का नेतृत्व विश्व समाज मंच यानी वर्ल्ड सोशल फोरम करता है, जिसकी स्थापना विभिन्न एनजीओ ने 2001 में ब्राजील के शहर पोर्ट एलिगरे में की थी। वर्ल्ड सोशल फोरम को पोर्ट एलिगरे फोरम या आंदोलनों का आंदोलन भी कहा जाता है। फिर वर्ल्ड सोशल फोरम, LIEO निजीकरण, MNCs की बढ़ती भूमिका, निगम वैश्वीकरण, ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं, WTO का विरोध करता है तथा उसमें सुधार चाहता है। बर्नार्ड केसन वर्ल्ड सोशल फोरम के निर्माता रहे हैं, बर्नार्ड केसन। और वर्ल्ड सोशल फोरम से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण हस्ती हैं सुजान जॉर्ज। वैश्वीकरण महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ तो विचारों, वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं एवं श्रम का विभिन्न
राष्ट्रों के मध्य मुक्त प्रवाह को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें संचार तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैक्लुहान ने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है। फ्रीडमैन ने बर्ड स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट दिया है। हार्वे ने टाइम स्पेस कंप्रेशन शब्द का प्रयोग किया है। केनेची ओहेम ने वाटरलेस बर्ड की बात की है। रॉबर्ट कूपर ने पोस्ट मॉडर्न स्टेट की बात की है। बॉब जेसप ने सुम्पिटेरियन कंपटीशन स्टेट की बात की है। रॉबर्ट कॉक्स ने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट की बात की। फिर स्काल्टे ने पोस्ट सॉवरेन गवर्नमेंट की बात की है। समीर अमीन ने अल्टरेशन या अल्टरनेटिव वैश्वीकरण अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन की बात की है समीर अमीन ने। तो डेविड हेल्ड वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं? उसमें सामाजिक संबंधों में खिंचाव हो रहा है, हमने पढ़ चुका है। प्रभाव की तीव्रता बहुत तेज है, मतलब बहुत तीव्र गति से लोग इधर उधर और सेवाएं वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। संस्कृतियों के बीच संबंध, तो इससे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन खतरा उत्पन्न हो रहा है और निरंतर अंतर्व्याप्ति हो रही है, निरंतर इंटरेक्शन लोगों का आपस में हो रहा है। तो नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण या कारक, फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो एकल आकस्मिक कारक यानी मोनोकैजुअल जो फैक्टर्स हैं उसके समर्थक कौन कौन से हैं? रोजनाऊ हैं, तकनीक को मानते हैं गेलिपिन, राजनीतिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं वालरस्टीन, पूंजीवाद को महत्वपूर्ण कारक मानते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। मल्टी कॉजल जो फैक्टर्स हैं उसमें डेविड हेल्ड हैं, वो आधुनिकीकरण को मानते हैं, मॉडर्नाइजेशन को। एंथनी गिडेंस ने आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण माना है। साथ ही साथ उनका कहना है कि वैश्वीकरण के 4 कारण हैं। पहला पूंजीवाद, दूसरा अंतर्राज्यीय व्यवस्था, तीसरा सैन्यवाद और चौथा है उद्योगवाद। गिडेंस की वैश्वीकरण संबंधी अवधारणाएं, तो पहला है राष्ट्र राज्य का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेशन स्टेट। विलंबित आधुनिकीकरण यानी लेट मॉडर्नाइजेशन, और थर्ड है जगरनेट। फिर वैश्वीकरण एवं संस्कृति, तो जॉर्ज लिटजर ने मैकडोनाल्डाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है। बेंजामिन बारमन ने जिहाद वर्सेस मैकवर्ड बुक लिख दी। हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया है, उनकी बुक भी है। जोसेफ स्टिग्लिट ने संस्कृति प्रघात यानी कल्चरल शॉक शब्द का प्रयोग किया है। वैश्वीकरण एवं पर्यावरण, वंदना सिवा की महत्वपूर्ण पुस्तक है इकोलॉजिकल बैलेंस इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो पुस्तक है तो बाल्डेन बेला की पुस्तक है डी ग्लोबलाइजेशन एन आइडिया फॉर न्यू डेमोक्रेसी। और जोसेफ स्टेग्लिस की पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, 2000 में आती है। जगदीश भगवती की है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अमर्त्य सेन की है हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन। रोनाल्ड रॉबर्टसन की पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर, ये 1992 में बुक आती है। फिर रोजनेव की पुस्तक है गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट ऑर्डर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। डेविड हेड की पुस्तक है लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन, बियॉन्ड द ग्रेट डिवाइड। फिर उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन क्या है? तो कठोरता एवं नियंत्रण के स्थापन पर उदारता बरतना ही उदारीकरण है। यानी आप जो हार्ड पॉलिसीज हैं, फॉर एग्जांपल भारत ने 1991 में एलपीजी का मॉडल अपनाया, तो अब यहाँ से लाइसेंस कोटा परमिट राज का सिस्टम खत्म होता है। यहाँ से जो हम एक प्रकार से पब्लिक जो सेक्टर था उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे थे, तो उसको हम एक प्रकार से डिक्लाइन करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको और ज़्यादा छूट दे रहे हैं, जिससे कि कंपटीशन हो और नए नए प्लेयर्स आए और एक प्रकार से जो इकोनॉमी है उसको बूम मिले। उदारीकरण में राज्य की भूमिका सीमित हो जाती है, समाप्त नहीं होती है। तो एलपीजी के बाद भी भारत में राज्य तो बना हुआ है अभी भी, लेकिन उसकी भूमिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गई है। अब राज्य लाइसेंस कोटा परमिट वाला राज्य नहीं रह गया है, राज्य हर जगह इकोनॉमी में इंटरफियर नहीं करता। उदारीकरण के तहत विकेंद्रीकरण एवं नौकरशाहीकरण पर बल देते हुए मानवीय मूल्यों एवं कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। उदारीकरण में परंपरागत कोटा या परमिट एवं लाइसेंस राज की समाप्ति हो जाती है। इसके स्थान पर पारदर्शिता, आधुनिकीकरण, मितव्ययिता, कुशलता, मित्रता युक्त प्रशासन को बढ़ावा दिया जाता है। जो उदारवाद है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लालफीताशाही एवं कालाबाजारी के खिलाफत ये करता है, क्योंकि इससे जो मार्केट है वो ग्रो नहीं कर पाएगी।
तो अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होगा। उदारीकरण की विशेषताएं हैं तो यह वैश्वीकरण एवं निजीकरण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो लिबरलाइजेशन को अगर सफल बनाना है तो हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा, और ग्लोबलाइजेशन बिना प्राइवेटाइजेशन के संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर आता है तो इनोवेशन आता है ना, इनोवेशन आता है, और इसके तहत जो मैनेजमेंट है वो ढुलमुल रवैये की बजाय एक सक्रिय रवैया अपनाता है। यही है कि जो भारत में सरकार का जैसे गवर्नमेंटल जो एटीट्यूड है वो बहुत ही बेकार है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए वर्तमान में, हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बदल गई हैं, डिजिटल ज़माना है उस कारण, लेकिन अभी भी जो उनका एटीट्यूड रहता है बहुत ही बेकार टाइप का उनका एटीट्यूड रहता है। मतलब हम लोग, मतलब वो समझते हैं जैसे हम लोग कुछ भिखारी टाइप के हैं, या हम लोग ऐसे हैं जैसे मतलब एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर सेवाएं देकर, जबकि वो उनका कर्तव्य है, उनका वो ड्यूटी है, लेकिन फिर भी ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो उसी को थोड़ा सा तोड़ना है ना। अब आप सिटीजन को एज ए क्लाइंट ट्रीट करिए, ना कि एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करिए। यह केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था को बाजारवादी खुली अर्थव्यवस्था में बदल देता है। यानी अब 5 ईयर प्लानिंग नहीं आएगी, अब एक नया ही सिस्टम आएगा। फिर यह सार्वजनिक सेवाओं की बजाय निजी सेवाओं एवं निजीकरण को बढ़ावा देता है। सबको प्राइवेटाइज कर दो, है ना, सबको प्राइवेटाइज कर दो, इवन जो रेलवे है उसको भी प्राइवेटाइज कर दो। राज्य औद्योगिक समाज एवं आयात निर्यात प्रणाली के प्रति उदार हो जाता है। कुशलता एवं आधुनिकीकरण इसके प्रमुख आधार है। फिर इस विचारधारा के तहत राज्य को केवल आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण एवं विनियामक रेगुलेटरी कार्यों पर ही ध्यान देना चाहिए, बाकी कार्य निजी क्षेत्र के हवाले कर देना चाहिए। यह अर्थव्यवस्था के खुलेपन पर लगे बाध्यकारी एवं नियंत्रणकारी उपबंधों को हटाना चाहता है, ताकि भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही न पनपे। वैश्वीकरण, निजीकरण, विनिवेश, विनौकरशाहीकरण, राज्य सहायता, कल्याणकारी गतिविधियों से रोलिंग बैक इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन हैं। तो जो महत्वपूर्ण साधन है क्या है? रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, यानी स्टेट को जो भूमिका है, हर जगह राज्य इंटरफियर कर रहा था, उसको आप बैक करिए, उसको एक प्रकार से खुला छोड़ दीजिए, राज्य हर चीज़ में इंटरफियर नहीं करेगा। फिर जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है उसको हटाइए, आप डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन लाइए, मतलब ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा अब हस्तक्षेप न रहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी रहेगी तो लाल फीताशाही रहेगी और भ्रष्टाचार रहेगा। कार्यकुशल प्रतिस्पर्धा एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तथा खुला एवं संपन्न समाज इसका अंतिम लक्ष्य है। उदारीकरण के आयाम, तो इसके आर्थिक आयाम हो सकते हैं तो खुली अर्थव्यवस्था, प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र व्यापार, खुला आयात निर्यात, वस्तु सेवा पूंजी का आवास वितरण, निजीकरण को बढ़ावा, एमएनसी को बढ़ावा, ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, WTO ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। तो ये आर्थिक आयाम है। फिर राजनीतिक आयाम में तो लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा दिया जाए, उदार, पारदर्शी, सहभागी एवं जवाबदेही सरकारों को बढ़ावा दिया जाए। तो भारत में क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया, यहीं से लोकपाल आया, यहीं से मतलब इसी के बाद चीज़ें RTI वगैरह आई, पारदर्शिता आए, है ना। मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है, सिविल सोसाइटीज एवं NGO को बढ़ावा मिलता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में फिर जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम है उसमें खुला एवं समतापूर्ण समाज रहेगा। फिर सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाएगा और सहिष्णुता का विकास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रकार से कोई पूर्वाग्रह लेके चलें। निजीकरण एंड प्राइवेटाइजेशन, तो निजीकरण उदारीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन, निजीकरण उदारीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन। उदारीकरण से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हम प्राप्त करना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त करना चाहते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगी? भारत में 1991 तक इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं थी? भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। तो 1991 के बाद भारत की जो इकोनॉमी है इतनी क्यों बढ़ी? क्योंकि लिबरलाइजेशन भारत में अपना लिया गया, जो बाजार है उसको खुला छोड़ दिया गया। मार्केट के जो फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, उनको कहा गया, या उनको कहा नहीं गया इन द सेंस कि छोड़ दिया गया कि अब डिमांड एंड सप्लाई चीज़ों को नियंत्रित करेंगे। आज भारत में पहले कभी पेट्रोल के दाम नियंत्रित किए जाते थे, लेकिन अब छोड़ दिया गया है मार्केट फोर्सेस पर। मार्केट फोर्सेस पेट्रोल, इन बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके दाम को खुला छोड़ दिया गया है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। फिर प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन का एक साधन है। प्राइवेटाइजेशन क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो उद्देश्य है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ एक बंद ढांचे में नहीं आ सकती है, या एक जो सरकारी बहुत ज़्यादा दखल है उसमें नहीं आ सकती है। हमें इकोनॉमिक कहीं ना कहीं ओपन करना पड़ेगा, और प्राइवेटाइजेशन में यही होता है। प्राइवेट प्लेयर्स जो कि
बहुत ही किफ़ायती तरीके से काम करते हैं और ढुलमुल रवैया नहीं रहता है, क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट करते हैं और एक बाजार मार्केट तैयार करने का काम करते हैं। समुचित अर्थ में निजीकरण का तात्पर्य है ऐसी आर्थिक प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूर्णतया या अंशतः निजी क्षेत्र में लाया जाता है। तो ये इसका एक संकीर्ण दायरा है परिभाषा का, लेकिन व्यापक अर्थ में इसका तात्पर्य है कि नए उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र में स्थापित करना, विनियमन उदारीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के हवाले करना निजीकरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है। तो रेलवे इवन रेलवे जैसे जो संस्थानें हैं उनको भी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाता है या प्राइवेट प्लेयर को ये खोल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा देश के आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार की भागीदारी कम रहती है। यही तो भारत ने अब डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है ना। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। निजीकरण को ब्रिटेन में विराष्ट्रीयकरण यानी डी नेशनलाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया में प्राथमिकताकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। निजीकरण में राज्य एवं लोक प्रशासन की भूमिका समाप्त नहीं होती है, बल्कि मानवीय सुरक्षा, संसाधन संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं मानवीय एवं कल्याणकारी सेवाओं के रूप में राज्य की महत्ता बनी रहती है। निजीकरण के कई प्रकार हो सकते हैं। पहला है वास्तविक निजीकरण, सार्वजनिक उपक्रम को निजी क्षेत्रों में लाना, ये वास्तविक निजीकरण है। प्रॉक्सी निजीकरण, इसमें सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंधन आपस में एमओयू यानी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू समझौते करते हैं ताकि सार्वजनिक उपक्रमों को लाभप्रद एवं दक्ष। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर को लाया जाता है और एक समझौता किया जाता है। फिर हरित यानी ग्रीन प्राइवेटाइजेशन, तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों एवं क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना तथा कोटा, लाइसेंस, राज्य एवं नियमों में ढील देना। निजीकरण के उद्देश्य तो घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना। तो इवन भारत ने एयर इंडिया जैसे संस्थान है उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है क्योंकि इसका लाभ कम हो रहा था, घाटा ज़्यादा हो रहा था। फिर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्राइवेट प्लेयर आएंगे। फॉर एग्जांपल पहले बीएसएनएल था, उसके बाद बहुत सारे जो आइडिया आया, एयरटेल आया है ना, जियो आया, तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और जो टैरिफ्स हैं भारत में डाटा की जो रेट्स हैं बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हुए। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो जनता है या जो कस्टमर है उनको अच्छी सेवाएं मिलती हैं और सस्ती दरों पर मिलती हैं। कुशलता एवं उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। तो अगर आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे या आप स्किल्ड नहीं होंगे तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे ना, इसलिए इसमें इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। राज्य की कल्याणकारी नीतियों को कम करना, तो जो राज्य बहुत सारे अपव्यय का काम करता है, इसको दे दिया उसको दे दिया, तो थोड़ा सा कंट्रोल इसमें लगाया जाता है। इसको 3 E's के माध्यम से समझा जा सकता है। इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी यानी इकोनॉमी को बढ़ावा देना और पारदर्शिता को बढ़ाना। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, हम लोग अभी भी अपनी यूनिट 4 का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नौकरशाही उपागम को पढ़ेंगे जहाँ हम ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।